नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जब इश्क की राह पर साथ चलने वालों में ही जंग छिड़ जाए तो क्या वाकई में जायज है? इश्क में मर मिटने की कस्में खाने वाले अगर जानी दुश्मन हो जाए तो क्या कहा जाए? सोचिए, 9 साल पहले प्रेम विवाह हुआ और अब जान के दुश्मन है। आपको लग रहा हो कि पति की पत्नी पर प्रताड़ना की कहानी है, आपको लग रहा होगा कि शादी के बाद महिला को मारने की खबर है, लेकिन ऐसा नहीं। आज बात उस पति की जिसने प्रेम विवाह किया, शादी को 9 साल हुए, एक बच्चा है, पति पेशे से अध्यापक है, लेकिन हर दिन वो पिटता है, पत्नी के हाथों मार खाता है, कभी क्रिकेट बैट से, कभी डंडे से, कभी चिमटे से, और पत्नी के हाथों जान बचाने की ये कोशिश हर दिन करता है। आज इंसाफ की आवाज उस पति के लिए जो कह रहा है, मुझे मेरी पत्नी से बचा लो। इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं होते, पुरुष भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर मामले शायद हो सकता है बाहर आते नहीं हो, क्योंकि उनको लगता है कि सवाल उन्हीं पर होंगे। आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं जिन पर हो सकता है आपको भी यकीन ना आए। ये 3 तस्वीरें, या कहें कि 3 दिन के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज। जरा देखिए, पहले फुटेज के अंदर महिला बेरहमी से तवे के जरिए अपने पति की पिटाई करती हुई। वजह क्या, ये समझ से परे, क्योंकि दूसरे दिन फिर पिटाई हो रही है और इस बार पिटाई के लिए बैट का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे दिन भी पिटाई हो रही है और इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है चिमटे। बेरहमी से पिटाई, पति लगातार जान बचाने की कोशिश कर रहा है और जितनी कोशिश वो कर रहा है उतनी ही बेरहमी से महिला अपने पति की पिटाई कर रही है। और दूसरे दिन की तस्वीर को देखिए, उसमें आपको इस पति पत्नी का एक मासूम बच्चा भी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में तकिया है। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक बार अगर ये मान भी लिया जाए कि चलिए पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, तो इसका असर उस बच्चे के ऊपर कितना पड़ रहा होगा, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है कि एक दिन पति पत्नी में कोई विवाद हुआ हो और मारपीट हुई हो, लेकिन अगर वही मारपीट हर दिन हो रही है, लगातार हो रही है और उतनी ही बेरहमी से हो रही है, तो सवाल यह कि क्या यह पति घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है? बाकायदा वो पुलिस के पास गया है, खुद की जिंदगी बचाने के लिए वो गुहार लगा रहा है। महिला को भी बुलाया गया, लेकिन महिला अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंची। और ये सिर्फ 3 दिन का फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये फुटेज इससे भी ज्यादा है और हर दिन ऐसी ही तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि क्या पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि कानून जितने भी बने हैं उनमें ज्यादातर जो वेटेज मिलती है वो महिला को मिलती है, पुरुष को कम से कम वेटेज मिलती है। और क्या यही एक बड़ी वजह कि वो डरते हैं कि ऐसे केस के अंदर अगर वो जाएंगे तो उल्टे फंस जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेह काला जी। शुरुआत रेहाना रियाज जी आपके साथ। मैम, महिलाओं के अधिकारों की बात उठाई जाती है, लेकिन जब एक महिला पुरुष के अधिकारों का बुरे तरीके से हनन करे, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? बहुत अफसोस की बात है और मैं 3 महीने से जब से चार्ज ली हूँ, मैं इस बात को बराबर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कई दफ़ा पति पत्नी और दोनों को बुलाते हैं हम काउंसलिंग के लिए, तो मैंने महसूस किया है क्योंकि एक पक्ष की बात ही नहीं सुना जाएगा, दोनों पक्ष की बात हम सुनते हैं। जो दोनों पार्टीज़ को जो कॉल करते हैं तो हमारे सामने चेहरा कुछ और भी आता है। मैं ये मान के चलती हूँ, महिलाएं जो शिकायत करती है उसको सुनना चाहिए, पर उसके साथ साथ भी सामने वाले के एक पक्ष है उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है।
और मैं बराबर उनकी जो सुनती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। कई दफ़ा फ़ोटोग्राफ्स भी हमारे सामने पेश करते हैं। कई दफ़ा जो पुरुष है वो भी प्रताड़ित से मुझे महसूस होता है कि वो फोटोग्राफ्स हमारे को दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, उनके साथ भी हाथापाई होते हैं, मारपीट होते हैं। महिलाएं भी बहुत ज़्यादा पुरुष को भी प्रताड़ित करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये समाज है, दोनों तरफ होते हैं। पति पत्नी की झगड़े में मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि अगर इसी तस्वीर को मैं रिवर्स करके दिखा रहा होता, यानी कि अगर पति बेरहमी से इसी तरीके से अपनी पत्नी को पीट रहा होता और ये तस्वीर सामने आई होती, तो अब तक पति गिरफ्तार हो चुका होता, वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका होता। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैम? मैं मानती हूं कि अगर पति के खिलाफ अगर अत्याचार हुआ तो उनको भी एफआईआर भी दर्ज करवाना चाहिए, उनकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। महिला होने की वजह से उसको भी कोई अपराध करने की किसी ने भी इजाजत नहीं दी है। वो इस चीज की वो नाजायज फायदा नहीं उठाए। उस व्यक्ति को भी जिंदा रहने का हक है और उसके खिलाफ अगर अपराध हो रहे तो उसको एफआईआर दर्ज करके उस महिला को गिरफ्तार करना ही चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस में आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ है। अभिनव शर्मा जी, सर कानून में कितने ऐसे चांसेस है कि इस केस के अंदर तुरंत महिला को गिरफ्तार किया जाए? क्योंकि मैं कह रहा हूं यह खबर हो सकता है बाकियों के लिए छोटी हो, अगर इस खबर को हम उल्टा कर दें तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती इस मामले में क्योंकि महिला पिटाई कर रही है उसलिए अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों? बिल्कुल विजेंद्र, आपकी बात और सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी और खामी जो आपने ये पूरा एपिसोड आपके चैनल पर अब तक दिखाया है, राजस्थान का जो बाल कल्याण आयोग बना हुआ है ये उसकी फेलियर है जी, एब्सोल्यूट फेलियर है। क्योंकि एक माइनर चाइल्ड के सामने उसकी मां इस तरीके की हरकत कर रही है जिससे वो दहशत में आया है, उस बच्चे का राइट प्रभावित हुआ है। चाइल्ड राइट कमीशन ने अब तक कोई कार्रवाई इस एक्शन में नहीं की है। ये गंभीर स्थिति है और जिस पर एक सवालिया निशान लगता है ऐसे इंस्टीट्यूशन पर जिसके लिए लोग पद के लालच में बैठने की पूरी चेष्टा करते हैं, पद के कमीशन को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करते हैं वहां जाकर के। दूसरी बात, जहां तक पति का सवाल है, उसके विरुद्ध में जिस प्रकार का अब ये कृत्य आया है, पति के पास एक तो एविडेंट प्रूफ नहीं होता यूजुअली अपने घर के अंदर इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाने का। अगर पति ने इस प्रकार का एविडेंस अब क्रिएट किया है, उसने इकट्ठा किया है और उसको पुलिस को दिया है, वो भी इस्तिगासे से देना पड़ा। आप ये भी देखें कि कोर्ट के जरिए उसको देना पड़ा, पुलिस ने एफआईआर नहीं ली है। इस प्रकार की निष्क्रिय नाकारा पुलिस है जिसने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। यही कोई पुरुष होता तो उसको घर से घसीट के ले आते। वो कह रहे हैं हम महिला का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो वो उसको नोटिस दिया है, वो आएगी तब पूछताछ करेंगे, उसके बिना तो हम कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। ये एक गंभीर फेलियर है पूरे सिस्टम का, राजस्थान पुलिस के सिस्टम का, चाइल्ड राइट कमीशन का, जिन्होंने अब तक इस पूरे प्रोसेस में कोई एक्शन नहीं लिया। आप देखिए वो वीडियो फुटेज आप अगर एक बार वापस चलाएंगे तो आप देखेंगे वो बच्चा किस तरह से मां से घबराकर जान बचा के सोफे के ऊपर कूद रहा है अपनी पढ़ाई की किताब को लेकर के। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी महिला तुरंत मेंटल असाइलम में होनी चाहिए, उसको सोसाइटी में होने का कोई हक नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती है। समाज के प्रति उसकी जो सोच है वो अपने आप में विकृत हो चुकी है। पति और संबंधों को वो नहीं समझ पा रही है, वो अपने बच्चे का भला बुरा नहीं समझ पा रही है। मैं समझता हूं कि वो एक अपराधी से ज्यादा एक मानसिक रूप से पीड़ित महिला है जिसको मानसिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, अनिल गोटवाल जी, सर पुलिस ऐसे मामलों में किस तरीके से कार्रवाई करती है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे मामले खुलकर ही बहुत कम आते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। पुलिस को स्वयं को एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी और कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। महिला तो एक उस कैटेगरी में है अपराधी की, उसके बयान की आवश्यकता नहीं है। उनको खुद ही जब कोर्ट ने 202 की जांच भेजी है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इससे बड़ा एविडेंस कुछ हो नहीं सकता। क्रूरता के संबंध में समय समय पे हिंदू विवाह अधिनियम में भी क्रूरता की डेफिनेशन दी है और उसमें जहाँ मेंटली कोई चीज़ नहीं मिलती है और ये पितृसत्तात्मक समाज है इसके अंदर, तो महिलाओं को एक कुछ
उसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है, हर उसमें कानून भी उनके मुताबिक है। लेकिन आईपीसी में कोई महिला पुरुष नहीं है। आईपीसी का अपराध तो सभी के लिए समान है, वो पुरुष करे या महिला करे। तो आईपीसी के अपराध में अगर मारपीट होती है और इस हद तक होती है तो उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि इतने सबूत होने के बावजूद मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? हाँ नहीं, ये तो सबसे पहला है सोचनीय प्रश्न है कि वो पुरुष क्या पुलिस थाने पे गया था या रिपोर्ट कराई थी। और ये बताया है आपके इसके अंदर कि वो एसडीएम के पास गए फिर कोर्ट में गया। तो पुलिस के पास अब जांच आ गई है तो अब तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। रहा सवाल इसका, जैसे अभिनव जी ने बताया, मैं पूछ रहा हूं इतने सबूत होने के बावजूद अगर मामला दर्ज हो रहा है इस्तगासे के जरिए भी, तो क्या महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? हमें इंतजार करें कि वो आए, अपना पक्ष रखे और उसको सुने और उसके बाद फिर फैसला लें? नहीं, बिल्कुल इसके साथ साथ में एक और है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इसके खिलाफ कार्य है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग को स्वतः प्रसंज्ञान लेना चाहिए था और उस बालक की तो मनोस्थिति के लिए उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष खुद जाके और उसकी प्रोटेक्शन में और उसकी केयर करनी चाहिए थी। ये सबसे पहले उनकी ड्यूटी बनती है। और रहा सवाल पुलिस का, पुलिस इसके अंदर जब इतना सबूत आ गया है, इतना है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्नेह काला जी, किस तरीके से मैम इस पूरी खबर को आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा स्तब्ध हूं इन सीसीटीवी फुटेज को देखकर, जिसमें बच्चे की फिक्र नहीं, जिसमें यह नहीं देखा जा रहा कि जिसे प्रेम विवाह किया गया उसको जान से मारने की नियत से मारा जा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कह रही है कि वो आए, अपना पक्ष रखे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा जो प्रावधान है इन सब सारी चीजों को लेकर के, उसमें महिला ये शब्द बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया है। डोमेस्टिक वायलेंस में आप पुलिस के पास जाओगे, आप किस हक से जा रहे हो, किस अथॉरिटी के साथ जा रहे हो? पुरुषों के लिए कोई हक है ही नहीं। मैम ये फुटेज हैं, जान से मारने की नियत से मारा जा रहा है। मैं कह रही हूँ सर, फुटेज होने के बावजूद उनको कोर्ट में जाकर के फिर ये सब कुछ प्रोड्यूस करना पड़ा था। इसके पहले अगर ये जैसे औरतों के अंदर अगर जैसे मेरे साथ कहीं पे भी प्रताड़ना होती है तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ कहता है कि औरतें जाकर के कंप्लेन कर सकती हैं। पर पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा गया है। तो इस पुरुष के पास और कोई बेचारे के पास चारा था ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? आप यहाँ पे भी देखिए, जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, वो सारे उस बच्चे की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो औरत मानसिक रोगी है, पर अगर यही चीज जैसे आपने पहले कहा कि ये आदमी अगर औरत को मार रहा होता, क्या हम एक सेकंड के लिए भी सोचते कि ये आदमी मानसिक रोगी है? क्या हम इसे सीधा जेल नहीं भेज देते? तो यहाँ पे प्रावधानों की कमी है, प्रोविजंस की कमी है, जिसकी वजह से इस आदमी को और उस बच्चे को भी, दोनों को ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। और उस बच्चे से ज्यादा बच्चे की मानसिकता के लिए तो बहुत सारे लोग उनको संभाल लेंगे, पर क्या पुरुष को उस तरीके से देखा जाएगा? क्या हम किसी औरत को ये कहते हैं कि पुरुष अध्यापक है, वो टीचर है, वो बच्चों के भविष्य निर्माण का काम करता है और उसका भविष्य किस तरीके का हर दिन अपनी पत्नी के हाथों पिट रहा है वो दिखाई दे रहा है। सुनील शर्मा जी, सर ये कौन सी मनोवृत्ति है? आप इसको कहेंगे कि मानसिक रोगी है या सीधा कहेंगे कि आपराधिक मनोवृत्ति है जिसमें जान से मारने की नियत से अपने ही पति पर हमला किया जा रहा है? देखिए, बिना किसी जांच के या उसका इवेल्युएशन के ये कहना कि वो मानसिक रोगी है सही नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे पूरी प्रक्रिया, ये एक फुटेज एक हिस्सा है, इसकी पूरी कहानी, उन दोनों के बीच के पारस्परिक संबंध कितने समय से किस तरह के चल रहे हैं और आपसी विवाद क्या है, किन बातों को लेके हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जो यूजुअली हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ। मनोदशा को समझना चाहता हूं और इसीलिए मैंने पहला सवाल ये किया, अगर पत्नी पर पति मार रहा होता क्या तब भी आप ये कह रहे होते या सीधा कहते कि नहीं? बिल्कुल, मैं एज ए साइकेट्रिस्ट हम इस चीज को एक फुटेज के आधार पे, पुरुष या महिला के आधार पे जज नहीं करता। मैं बिल्कुल दोनों स्थितियों में, अगर यही पुरुष कर रहा होता तब भी मैं आपसे यही कहता कि उसका इवैल्यूएशन जरूरी है। हम सिर्फ फुटेज को देख के मानसिक तौर पे उसको जज करना ठीक नहीं है, हमें सारी परिस्थितियों को देखना आवश्यक है। हालांकि ये विषय थोड़ा अलग हटके इसलिए हो गया कि इस बार हम पुरुष के मामले में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितना अभी हम समाज में जो इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, तस्वीर इसलिए अलग हो गई। अगर किसी भी फुटेज के अंदर अगर पुरुष बचने की जगह
थोड़ा भी वार करता हुआ दिखाई देता तो मैं शायद सोच लेता कि हो सकता है कि मारपीट का मामला हो, लेकिन मुझे तीनों फुटेज में, तीनों दिन के फुटेज में मुझे सिर्फ पुरुष डिफेंसिव नजर आ रहा है और बचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो महिला की स्थिति है वो एक अग्रेशन जो होता है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें एक अग्रेशन है, और एक बहुत लंबा फुटेज है जिसमें अग्रेशन दिखा रहा है और फ्रीक्वेंट अग्रेशन है। लेकिन फिर भी मैं अभी सीधे तौर पर उसको मानसिक समस्या हो सकती है जी। ये एक पॉसिबिलिटी है, पूरी तौर पे अपन इसको नहीं कह सकते। आप क्या मानते हैं, ये अपराध है? अपराध है, बिल्कुल है अपराध, लेकिन अगर ये किसी मानसिक रोग के अंदर किया गया है तब हमें ये देखना होगा कि किस स्थिति में, किन परिस्थितियों में ये किया गया है, तो वो अपराध की श्रेणी और उसका किसी जो भी डेफिनेशन परिस्थिति है, में जब तक कि जान का खतरा ना हो, जानलेवा हमला तो नहीं किया जा सकता। अगर जान का खतरा महिला को होता और पति भी मार रहा होता तब मैं हो सकता है एक बार फिर भी इसको जस्टिफाई इस तरीके से कर देता कि महिला ने बचाव में हमला कर दिया। अभिनव जी सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं। किसी को इस प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। जब आप एक पारिवारिक संबंध में बंधे हुए हैं तो आपके ऊपर इस प्रकार का किसी भी पक्षकार को ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है कि आप उसके साथ में आतताई हो जाए, अत्याचारी हो जाए, एक तरफा तौर पर आप ताबड़तोड़ हमला करते चले जाएं और उसके बाद में आप उस, और वस्तुस्थिति देखिए कि उस व्यक्ति को इस सारे अत्याचार के बाद अगले दिन सुबह स्कूल में एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, अपनी ड्यूटीज करनी पड़ रही है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस आदमी की। वो एक शिक्षक है, उसको समाज निर्माण के कार्य में जाना है, और वो मानसिक रूप से इस कदर टूटा हुआ है कि उसकी परिस्थितियां, और यही परिस्थितियां होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, संभवतः बूंदी का ये एग्जाम्पल था जो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। एक इंजीनियर लड़का था, उसकी पत्नी ने इसी प्रकार से प्रताड़ना देकर के और घर से अलग हो गई, उसके बच्चे को भी लेकर के चली गई। वो वीडियो फुटेजेस भी आज भी आपकी किसी लाइब्रेरी में पड़े होंगे, जहां उस व्यक्ति ने बंदूक और गोलियां और हथियार लेकर के गया और उसने पूरे परिवार को मार डाला और खुद को मीडिया के सामने लाइव शूट कर लिया। ये एक बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहां सोशल फैब्रिक के अंदर जब फैमिली का ब्रेकडाउन होता है और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक आते हैं। इसलिए ये कंसर्न केवल ये नहीं है कि एक महिला ने पुरुष को मार दिया या पति से जो पत्नी है उसने पति को पीट दिया, बच्चे के सामने पीट दिया। समाज के अंदर ये परिवार की छोटी छोटी इकाइयां इस पूरे इंस्टीट्यूशन को, इस पूरे संस्थान को खड़ा करती है विजेंद्र। और अगर एक भी इंस्टीट्यूशन इस प्रकार से टूट रहा है तो वो समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं फिर वापस कहूंगा कि यहां महिला आयोग की अध्यक्षा बैठी हैं, उन्हें चाहिए कि वो स्वतः प्रसंज्ञान लेकर के इस संबंध में राज्य के बाल संरक्षण आयोग को कहें कि वो इसमें कार्रवाई करे। रेहाना रियाज जी, क्या आप ये करेंगे मैम? क्यों नहीं करेंगे। और मैं जब से महिला आयोग में आई हूँ, मैं इस तरह के केसेस देखती थी, मुझे बड़ा दर्द होता था। दोनों पार्टियों को जो सुनवाई के लिए बुलाती थी उस टाइम पर ऐसे होता था कि बच्चे जो बीच में होते थे वो सबसे ज़्यादा भुगते थे उस चीज़ को। वो सीन मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर गई। तो मैं सबसे पहले महिला आयोग में जो बदलाव किया है, बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन प्ले रूम बनाया है, उसके अंदर उनके लिए कार्टून्स, किताबें, कॉमिक्स, खिलौने, सब कुछ, उनके नाश्ता पानी की सारी व्यवस्थाएं करी थी मैंने, ताकि बच्चे इस तरह के कुप्रभाव जो है उससे बचे रहे। माँ बाप के बीच में काम करें, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगले 12 घंटे 6 घंटे में इस बच्चे के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे या नहीं होंगे? इस पति के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि मामला जब महिला से जुड़ता है तो तमाम राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। नहीं होगा? क्या अगले 6 घंटे में सब होगा? ये बच्चा कोई और नहीं है, ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं जी। ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। इस बच्चे को बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसमें आयोग से संबंधित मसला नहीं है, इसमें ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना भविष्य है ये बच्चा। इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी सबकी है। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? जरूर कार्रवाई होगी। कितने घंटे में बच्चे के राइट प्रोटेक्ट होंगे? देखिए कि अभी मैं ऑफिस में हूँ और ऑफिस से ही इसको प्रसंज्ञान में लेंगी और लेकर के बाल आयोग को लेटर लिखूंगी और एसपी से भी बात करूंगी और आगे कार्रवाई के लिए लिखूंगी। जरूर होएगा कार्रवाई, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई, पति के प्रति भी, बच्चे के प्रति भी। ठीक है अनिल गोडवाल जी, सर मैं मानकर चल रहा हूं कि जो अध्यापक होगा उसने पहले दिन सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाए होंगे
उसने उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, लेकिन जब उसे लगा होगा कि अब चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, उसको सबूतों को जुटाना होगा, सबके सामने लाना होगा, तब ये फुटेज होंगे। और मैं ये भी मानकर चल रहा हूं उस पत्नी के संज्ञान में भी होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि घर के अंदर लगे हैं। उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। क्या पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, तत्काल करनी चाहिए, और वो कौन कौन सी धाराएं जिनमें मामला दर्ज होना चाहिए? देखिए, ये एक सीधा मारपीट का मामला 323 बनता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, बंद करके अगर कोई आप कार्रवाई करते हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते, तो 342 आईपीसी का ऑफेंस क्लियर कट है, 341 का क्लियर कट ऑफेंस है। और अगर ज़्यादा चोट आई है जो उसके अंदर मान लो उनके बेड से या किस प्रकार की मेडिकल के आधार के ऊपर 308 बन सकता है, 307 अगर कोई ऐसी प्राणघातक चोट आई है। मेरे ख्याल से प्राणघातक तो नहीं है, लेकिन 341, 342 और ये 323 आईपीसी का तो सीधा आईपीसी के अंदर अपराध साबित है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस के पास गए भी होंगे तो पहले पुलिस ने ये कहा होगा कि भाई आपकी कोई एविडेंस नहीं है, तो ये जो कैमरा लगाया होगा इन्होंने, तो मेरे को ये विश्वास है कि उन्होंने अपने चुपचाप इसको एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए कैमरे का प्रयोग लिया। और फिर उसके अंदर सारी जो पति की भूमिका है वो बचाव की है, वन साइडेड है, इसलिए इसके अंदर सीधे जो महिला है, आप ये कह रहे हैं महिला की जानकारी में कैमरा होगा ही नहीं? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि विजेंद्र, इसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी 166A का अपराध बनता है। अगर उनको इस संज्ञेय अपराध के संबंध में ऑलरेडी सूचना पति के द्वारा पूर्व में दे दी गई थी और उन्होंने इस पर उस वक्त तत्कालीन रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ये अपने आप में अपनी ड्यूटी का डिरेक्शन है, जो कि एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को दे दी जाती है और उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे में इस पति को और इनके जो भी शुभचिंतक हैं उनको ये आवश्यक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए कि तत्समय जो थानाधिकारी या भारसाधक अधिकारी उस वक्त के थे उस थाने के जहां पर सूचना दी गई, उनको मुलजिम बनाते हुए उनके खिलाफ भी 166A में एक इस्तगासा न्यायालय के समक्ष जरूर करना चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सुनील शर्मा जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या आपको भी लग रहा है कि पति एक लिमिट तक प्रताड़ित हुआ होगा और उसके बाद उसने फिर ये सोचा होगा कि चलिए एक चुपके से सीसीटीवी लगा देते हैं, और इसलिए डिफेंसिव मोड में कहीं भी वो हल्का सा भी हाथ उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ सबूत जुटाने की नियत से सब कर रहा था? देखिए, संभावनाएं हैं। हम वैसे बार बार अपन ये बात करते हैं कि हम एक पक्ष की बात के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये संभव हो सकता है कि वो अपने डिफेंस के लिए या बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया हो तो उसके लिए भी वो उसमें लगा दिया हो। दूसरी बात, अगर उसमें वायलेंस और जो एग्रेशन की ऑलरेडी प्रवृत्ति है, तो अगर उनको ये पता भी है महिला को कि हाँ यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तब भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होंगी या नहीं किया होगा। ये प्रवृत्ति पे निर्भर है कि उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। अगर उसमें एंटी सोशल एलिमेंट हैं या नार्सिसिस्टिक एलिमेंट्स हैं, तो अगर कैमरा लगा भी हुआ है तब भी उससे उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संभावनाएं हैं कि उनको पता भी है और हो सकता है कि ना भी पता हो। सर, नहीं भी पता हो तो भी पति को जान से थोड़ी ना मार देंगे। देखिए, जो अग्रेशन है वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अग्रेशन जो जिस लेवल का अग्रेशन है उसमें ही व्यक्ति ये समझ खो देता है कुछ देर के लिए, जितनी देर वो इम्पल्स है उस देर में ये खो देता है समय कि इस वक्त मैं जो एक्ट कर रहा हूं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। काला जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा मैम, इस पूरे केस के अंदर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती, अगर बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, अगर महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपसे क्या उम्मीद की जाए? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग सिर्फ बच्चे के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। उस पुरुष का क्या जो मार खा रहा है उसके बारे में हम कब सोचने लग जाएंगे? सब कह रहे हैं बच्चे का बिहेवियर, पर उस बच्चे पे तो डेफिनेटली वैसे ही एक वो बन ही गया है उसका इमेज, पर जो इंसान जो बाकी बच्चों को सिखा रहा है उसका क्या, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? हम दोनों तरफों की बात कर रहे हैं कि मैं भी साइकोलॉजी पढ़ चुकी हूँ और काफी साइकेट्रिस्ट के साथ मेरा बहुत ज्यादा मतलब बातचीत होती है रिलेटेड टू मेंस राइट, रिलेटेड टू आदमियों के जो भी ये प्रताड़ना के प्रॉब्लम्स हैं।
पर उसमें कोई ये नहीं कहता कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर नार्सिस्टिक बिहेवियर है किसी का, अगर कोई ये ऐसा इंसान है जो हमेशा प्रताड़ित करता है और उसको दूसरों को प्रताड़ित करने में मजा आता है, तो मेंटल बीमारी तो है ही, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत उस आदमी को तुरंत उस औरत से अलग कर देना चाहिए, उसको सेफ्टी का प्रावधान देना चाहिए। पर क्योंकि वो आदमी है इसलिए उसको कोई प्रावधान नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं। आपको लखनऊ का केस याद होगा जहां पे उस कैब वाले को उस औरत ने 22 थप्पड़ जड़ दिए, पुलिस वहां पे खड़ी थी, उस पे भी 166 लग सकता था, पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्रावधान नहीं है। सबसे जरूरी बात, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तहत मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, यहाँ पे एनसीडब्ल्यू से भी लोग हैं, स्टेट कमीशन से लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जब आपके पास केस आए तो आप सिर्फ बच्चा और माँ मत देखिए, आप पूरा परिवार एक तरीके से देखिए, क्योंकि उन दोनों मैम फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों को आप प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं जो बाकियों के अधिकारों को तोड़ रही हैं, उनके साथ जानलेवा हमला कर रही हैं, अगर उनको भी आप सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे मैम, तो फिर यह भी समझ में आएगा कि राज्य महिला आयोग सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। अगर महिला किसी पर क्यों इस तरीके से कर रही है तो उनके खिलाफ भी राज्य महिला आयोग है। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए कि आईपीसी की धाराएं जो है जितनी भी है वो सारा पूरे देश में समान है और सभी के लिए है। महिला और पुरुष होने से उसमें क्या भेदभाव होना चाहिए, और जो अपराध करता है वो अपराधी है, जो गुनाह करता है वो गुनाहगार है। और मैं उस पुरुष के प्रति भी संवेदना रखती हूँ और उस बच्चे के प्रति भी, और उस महिला के क्या कारण है इस तरह की वो इतनी अग्रेसिव होकर काम कर रही है, इस पर भी जांच होना चाहिए। और ये कोई तरीके से कोई ऐसे तो नहीं है पहले से प्रायोजित करके किया गया हो, ये भी देखना चाहिए। महिला आयोग होने के ये मतलब नहीं है पुरुषों के साथ अत्याचार को हम सपोर्ट करेंगे, वो पुरुष को भी न्याय पाने का उतना हक है और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। महिला होने से आपको अपराध करने के या किसी को प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। 10 सेकंड में महिला गिरफ्तार होनी चाहिए तत्काल। विजेंद्र, जिस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में ये प्रकरण चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि महिला गिरफ्तार हो पाएगी इसमें, क्योंकि ये एक इस्तगासा जो न्यायालय के समक्ष गया उसे 202 की जांच में भेजा है, और 202 की जांच के वक्त में पुलिस के पास बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है। पुलिस केवल न्यायालय को ये बताएगी जांच करके कि क्या इस प्रकरण के अंदर कोई अपराध बनता है अथवा नहीं, और न्यायालय फिर उसके बाद स्वयं प्रसंज्ञान लेगा। इन तस्वीरों के बावजूद, इस तस्वीरों के बावजूद भी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी है जिसके बावजूद वो गिरफ्तार अभी इस स्टेज पर नहीं हो सकती, अनलेस एंड अनटिल कि चाइल्ड राइट कमीशन इसमें इंटरफेयर करके बच्चे की तरफ से और उस पति की तरफ से कोई अलग से एफआईआर दर्ज करवा दे जिसमें कार्रवाई हो सके। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेहाना जी आपका भी शुक्रिया, सुनील जी आपका भी शुक्रिया, अनिल कोटवाल और स्नेहा जी आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अक्सर हम प्रोग्राम करते हैं महिलाओं के हितों के लिए, लेकिन अगर महिला पुरुष के हितों को इस तरीके से तोड़ेगी तो क्या वाकई में उतनी ही त्वरित कार्रवाई उन महिलाओं के खिलाफ भी होगी जो पुरुषों पर घरेलू हिंसा कर रही हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।